होती है समाज और सियासत की, इतिहास और विरासत की, पर्यटन और पुरातत्व की, साहित्य, कला और संस्कृति की। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। लोक ऐसी महिला जिन्होंने हजारों महिलाओं को डर से निकालकर नेतृत्व की राह दिखाई है। हजारों महिला कमांडो, पद्मश्री का सम्मान और समाज बदलने का दावा। लेकिन क्या आज भी वही धार आंदोलन की पहचान पद्मश्री शमशाद बेगम जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं। मैडम जी, हमारे चैनल लोक असर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट जहां से आपने समाज सेवा की शुरुआत करी है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपका... मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया जी सन 1990 में, जब दुर्ग जिले में साक्षरता अभियान शुरू हुआ था। जी जी। और उस समय टीचर लोग घर घर सर्वे कर रहे थे कि 15 से 45 साल के महिला पुरुषों को पढ़ाना है जी। तो मैं भी तैयार हो गई, अपने घर में 25 माताओं को पढ़ाने लगी। पर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जी। क्योंकि शिक्षा को मैंने इसलिए चुना कि मैं खुद बहुत मुश्किल से पढ़ी जी। और मैं और मेरी 6 बहनें और 2 भाई, हम लोग 6 बहन 2 भाई होते हैं। तो घर के लोग, हमारे जो बड़े पिताजी हैं, दादा हैं, लोग मना कर रहे थे कि बस 5वीं तक पढ़ लिए, 8वीं तक पढ़ लिए, अब बेटियों को नहीं पढ़ाना है जी। तो हम लोग पढ़ना चाहते थे। तो हम अपनी माँ आमना भी से बोलते थे कि हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सभी बहनें और मैं खुद यानी स्कूल में सब में हम लोग आगे थे, खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, यानी बहुत सी प्रतिभाओं के धनी थे हम लोग। तो हम लोग पढ़ना चाहते थे तो मना करने लगे। तो हमारी माँ ने फिर परिवार से बातचीत की, 2 बातें हुई। तो उन्होंने फिर फैसला लिया कि क्यों ना मैं अपने सारे गहने महीने बेच के, गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाऊं। और उस समय आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, तो हमारी माँ कपड़े सिल के, कतरी सिल के हम लोगों को पढ़ाने लगी। हमारे पिताजी घर के सबसे लाडले थे, छोटे थे, तो वो कुछ काम वाम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों की जो परवरिश हुई हमारे दादा और नाना ने की। हमारे दादा जमींदार थे उस समय, और हमारे नाना भी बहुत अच्छे थे राजनांदगांव में। तो उन्होंने हम लोगों की परवरिश की। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपनी माँ आमना भी के बदौलत जी। और कहीं ना कहीं पिताजी का अप्रत्यक्ष सहयोग हमको मिला। और वही पीड़ा मेरे मन में थी कि क्यों बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो वो मैंने उसी समय संकल्प लिया कि यदि मुझे जीवन में कभी अवसर मिला तो मैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। तो मुझे अवसर मिला 1990 में और मैंने इस अभियान में अपना योगदान देना शुरू किया। जी जी। तो एक सामान्य महिला से पद्मश्री मिलने तक का सफ़र में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? चुनौतियाँ तो बहुत थी, क्योंकि 35 साल का सफ़र है मेरा जी। समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जी। बेटा 4 साल का था, बेटी 2 साल की थी। और उसी समय मैं महिला मंडल से भी जुड़ी थी और महिला बाल विकास के कार्यक्रम में भी जाना होता था, तो जाती थी कार्यक्रम में जी। तो मुझे कहा गया, वहाँ यहाँ पे हमारे गुंडरदेही में परियोजना संयोजक थे जो स्वयंसेवी साक्षरता अभियान में, संतोष शर्मा जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप महिलाओं को प्रेरित करने के लिए हमको महिला संयोजक की ज़रूरत है जी। तो क्या आप ये काम करोगे क्या? और पूरी तरीके से स्वयंसेवी रहेंगे आप, आने जाने का साधन रहेगा ऑफिस से जी। आपको समय देना है। तो मुझे तो लगा कि मुझे बिन मांगे मोती मिल गया। अच्छा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, मैं बिल्कुल करूँगी जी। उस अवसर को मैंने जाने नहीं दिया और घर में आके बताई मैं। तो घर वाले भी बोले कि यदि आपकी इच्छा है तो करो।
तो साक्षरता अभियान में हम लोग सुबह 10 बजे से जाते थे, रात को 10, 11, 12 भी बज जाते थे, क्योंकि लोगों से बातचीत करना, मीटिंग करना, माहौल तैयार करना, कला जत्था कार्यक्रम कराना, नारे लेखन, रैलियाँ, ये सब कार्यक्रम करवाना पड़ता था। और क्लास जो लगती थी वो रात को लगने वाली थी, शाम को, क्योंकि सारे लोग मजदूर थे। जब हम गांव में जाते थे तो महिला लोग घबरा जाते थे घर के सामने कि मेरे घर के सामने इतने लोग कैसे आ गए, 10-12 लोग। तो वहीं से बोलते थे कि हमारे घर में कोनो नहीं है, बाद में आओ। तो मैं थी और महिला बाल विकास अधिकारी थे उस समय, ठाकुर मैडम। तो हम लोग उनके पास जाते थे, कहा होगे दीदी हमारे मन से गुट क्या ले, तो ले बैठो भाई, कहाँ बात है बताओ। हम लोग बताते थे हम लोग साक्षरता अभियान से आए हैं और 15 से 45 साल के महिला पुरुष ला पढ़ना है। तो वो बोलती थी कि कहाँ कर वो पढ़ लिख के, हमारे माँ बाप मन तो पढ़ाई से नहीं, कभी हमन पेन कलम नहीं धरे। और हमारे गांव में तक जन लड़का मन पढ़े लिखे तो मतलब सरकार नौकरी नहीं देत, हमन पढ़ो का फायदा हो। तो हम उनको समझाते थे कि पढ़ो ना तो तुमरे फायदा है, तुमन मजदूरी करे बढ़ जातो, के रुपया मिलते, के रुपया में आप मन अंगूठा लगात हो, तो कम से कम बोला समझ जो कि आप 100 रुपया मजदूरी मिला थे तो 100 रुपया में आप 10 का अंगूठा करे हो कि नहीं करे। आप कोनो बस में जात हो और वो बस के नंबर ला आप ला याद नहीं है, तो कम से कम पढ़ो लिखो तो नंबर ला याद रखो, आपके लड़का कैसे पढ़ा थे। यहाँ तक उनको ये बोलते थे कि जे भगवान के तुमन पूजा करते कम से कम नाम ला लिखे पढ़े सीख जाओ। तो बहुत मुश्किल से लोग तैयार होते थे, गांव के सारे लोग लगे थे, सरकारी अमला लगा हुआ था। तो सारे लोगों के प्रयासों से फिर साक्षरता अभियान शुरू हुआ और उस समय 52% था महिलाओं की साक्षरता दर। गुंडरदी ब्लॉक में 18,000 निरक्षर थे उस समय, जिसमें 12,269 महिला निरक्षर थी, सबसे ज्यादा। तो सभी के प्रयासों से फिर हम लोगों को 2001 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्र में गुंडरदी में सबसे ज्यादा सफलता मिली कि महिला साक्षरता दर बढ़ गया, 75% हो गया। तो सबके प्रयासों से हमको सफलता मिली। फिर उन्हीं बहनों को हम लोगों ने फिर दीदी बहन से जोड़ा, स्व सहायता समूह से, जो साक्षरता में पढ़ के निकली थी। तो हम लोगों को 80% सफलता मिली साक्षरता में। तो उनको फिर हम लोगों ने दीदी बहन से जोड़ा, स्व सहायता समूह से, और ये सब हम जिला साक्षरता समिति के निर्देशन में करते थे। तो 1995 में फिर मुझे फुल फ्लैश परियोजना संयोजक बनाया गया। मैं गुंडरदी ब्लॉक की प्रथम महिला संयोजक बनी और उसी समय फिर 1200 मानदेय भी मिलना शुरू हुआ पूरे विकास खंड में आने जाने के लिए। तो वो सुविधा उस समय मिली। तो इस तरीके से फिर हम लोग स्व सहायता समूह बनाए। स्व सहायता समूह गांव-गांव में फिर फैलने लगा और आज स्थिति यह है कि उनकी छोटी छोटी बचत लाखों में है। और उन समूहों में कभी वो लोग बैंक में खाते नहीं होते थे, साहूकार के पास जाते थे तो उनको बर्तन गहने गिरवी रखने पड़ते थे। आज स्थिति यह है कि वो अपने समूह में की बहनों की तो मदद कर रही हैं, कम ब्याज में लोन दे रही है अपने समूह से ही, बैंकों से भी करोड़ों का कर्ज लेके छोटा छोटा व्यवसाय भी कर रही हैं। तो इस तरीके से महिलाएं आज सक्षम हुई हैं, अपने परिवार को सक्षम बना रही हैं, परिवार के पुरुषों को भी रोजगार दे रही हैं। तो इस तरीके से महिलाएं सशक्त हुई। फिर मितानिन प्रोग्राम आया, पायलट प्रोजेक्ट, तो उसमें भी हम लोगों ने 10 साल उसमें भी सहयोग किया। 500 मितानिन चयन किए, 25 प्रशिक्षक तैयार किए और ये इसका उद्देश्य था माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, ये भी टोटल वॉलंटियर थे। तो इस तरीके से मितानिन भी काम करने लगी। 100% टीकाकरण, संस्थागत प्रसव। उसके बाद फिर हमारी अगला कार्यक्रम था 2006 में हम लोगों ने महिला कमांडो बनाया। इसका उद्देश्य ये था कि हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित थी। उनका कहना था कि हमारे घर के सियान मन नशा करते और ओखर असर हमारे लड़का मन ऊपर होत, तो हम बच्चा मन ला कैसे संभालन, बच्चा मन ला हमारे आने वाला पढ़ी पीढ़ी कैसे संभाल। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गांव में ऐसी सुरक्षा समिति बनाते हैं 10-15 महिलाओं को लेके जो समाज के लिए कुछ कर सके, जिनके मन में सेवा की भावना हो। क्योंकि ये सरकार की योजना नहीं थी महिला कमांडो, हमारी समिति सहयोगी जन कल्याण समिति के द्वारा हम लोगों ने इसको शुरू किया। तो 100 महिलाओं से हम लोगों ने शुरू किया था गुंडरदी ब्लॉक में और उसको फिर हम लोगों ने दुर्ग एसपी, हम लोग दुर्ग जिले में थे उस समय, एसपी साहब थे दीपांशु काबरा जी।
उनसे मिलके हम लोगों ने कहा कि क्योंकि महिला कमांडो रात को गश्त करेगी तो अपराधियों से उनका सामना होगा, तो इसलिए हम लोगों ने पुलिस का सहयोग लेना उचित समझा कि भाई पुलिस सहयोग करेगी तभी हमारी महिला कमांडो आगे बढ़ेगी। तो एसपी साहब सुन के बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हम इनको पुलिस मित्र बनाएंगे। और उन्होंने उनको पुलिस मित्र बनाया और उनको आई कार्ड भी जारी किया था पुलिस विभाग की तरफ से। तो महिला कमांडो का उद्देश्य यही था कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना, शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और समाज के जितने भी हितकारी कार्यक्रम है उसमें सहयोग करना। और इतने विरोधों के बाद भी आज महिला कमांडो अपने दम पे और निस्वार्थ रूप से गांव में सेवाएं दे रही है। और 100 महिलाओं से शुरू हुआ था तो हर जिले में 10-12 हजार ऐसे कमांडो तैयार हो गए और हमको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, वो खुद हमारे ऑफिस आने लगे। और कुछ जिलों में तो दीपांशु काबरा जब आईजी बन के आए तो उन्होंने हमको भेजा ट्रेनिंग देने, जैसे कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, यहाँ हम महिला कमांडो को ट्रेनिंग देने गए थे। तो लगभग 75,000 के लगभग 14 जिले में महिला कमांडो तैयार हो गई और ये काम कर रही थी। और नशे के खिलाफ, अवैध शराब के खिलाफ, घरेलू हिंसा के खिलाफ ये लगातार अभी भी काम कर रही है। तो कोरोना काल जब आया तो हमारी महिला, पूरी दुनिया रुक गई थी, तो हमारी महिला कमांडो भी कुछ शिथिल हो गई, लेकिन कोरोना काल में भी हमारी महिला कमांडो ने सहयोग किया। बालोद जिले में उस समय कलेक्टर रानू साहू मैडम थी, उन्होंने अन्न बैंक की स्थापना की थी। तो उन्होंने अपील की थी कि जो भी हमारे मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके भोजन के लिए चावल दाल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोगों ने महिला कमांडो लोग को फोन किया, ज्यादा गांव में नहीं किए, 60-70 गांव में ही किए थे। और हमारी महिला कमांडो चावल दाल इकट्ठा करना शुरू कर दिए और तहसील ऑफिस से गाड़ी आती थी, गांव से लेके जाती थी। तो क्विंटल क्विंटल चावल दाल सब्जी, 35,000 पैसे, मास्क सिल के देना और लोगों को सामाजिक दूरी बनाने और हैंड वाश का यानी हाथ धोने का तरीका, ये सब हैंड वाश लगाने का तरीका सब बताने लगी। तो इस तरीके से महिला कमांडो कोरोना काल में भी कोरोना वायरस का काम करी। सेंटर था, क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ भी जाके वो निगरानी करती थी। एक गांव में तो भोजन बना के देती थी, शेरपुर गांव में। तो इस तरीके से महिला कमांडो ने काम किया। तो इन सारे कार्यों के पीछे मेरे परिवार का सहयोग रहा और जितने भी मेरे साथ जुड़े मेरी बहनें हैं, अधिकारी कर्मचारी, जिनका भी मुझे सहयोग मिला और पत्रकार भाइयों का विशेष सहयोग मिला कि मेरे कार्यों को उन्होंने जनता तक पहुंचाया। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। तो अच्छे कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ। और शायद मेरे कार्यों को शासन प्रशासन ने समझा और 2012 में मुझे भारत का सर्वोच्च सम्मान 4थे नंबर का पद्मश्री मुझे प्राप्त हुआ। और उससे पहले मुझे 2006 में मिनी माता सम्मान मिला राज्य का महिला उत्थान के क्षेत्र में। और वो भी मुझे अब्दुल कलाम जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों प्राप्त हुआ। और 2010 में स्त्री शक्ति अवार्ड मिला दिल्ली में और 2012 में पद्मश्री, 2016 में चेन्नई में मिला मुझे भगवान महावीर सम्मान, 2018 में जानकी देवी बजाज पुरस्कार और 2017 में पुणे में मिला सूर्य दत्ता समाज से। बहुत सारे सम्मान मिले और बहुत सारी चुनौतियां थी। एक अकेली महिला को घर से निकालना और वो भी एक मुस्लिम महिला को रात को वापस आना। तो समाज के लोग भी टीका टिप्पणी करते थे कि एक महिला देर रात तक पुरुषों के साथ आती है। तो कभी कभी ऐसे लगता था कि क्या मैं सब काम छोड़ दूं क्या। ऐसे लगता था। परिवार वाले भी उलाना देते थे कि कुछ तो मिलता नहीं है, तुम रात दिन अपना समय बर्बाद कर रही हो। ऐसा वक्त कभी आता था कि बच्चे भूखे सो जाते थे, खाना नहीं बनाते थे, आएगी तब बनाएगी करके। तो ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। तो उस समय स्वयं को कैसे संभालते थे जब ताने मिलते थे? हाँ बहुत, लेकिन इनका सहयोग मुझे, मेरे पति रफीक खान जी का पूरा सहयोग मुझे मिला कि वो बच्चों को संभालते थे और मेरी मम्मी, मेरी बहनें भी संभालती थी। तो उनका सहयोग परिवार का मुझे मिला, तभी मैं आगे बढ़ पाई। और आज खुशी होती है कि जो लोग मुझे
एक है की दृष्टि से देखते थे, आज वही लोग मुझे सम्मान करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि मेरे घर में भी मुझे सम्मान मिल रहा है। जी। तो आज इन महिला कमांडो का ग्राउंड पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? महिला कमांडो के ग्राउंड का सबसे बड़ा प्रभाव है कि गांव में शांति स्थापित हो रही है, शांति एकता की स्थापना हो रही है। कल तक महिलाओं की पूछ परख नहीं होती थी, आज उनको पूछा जाता है कि भाई महिला कमांडो आज यहाँ पे रात को कार्यक्रम है, आप यहाँ पर ड्यूटी देना। मेला मड़ई होता है तो शांति बनाने के लिए आप हमको सहयोग करना। ये उनके सहयोग गांव वाले ले रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। तो क्या महिला कमांडो सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित है या फिर सामाजिक बदलाव की भूमिका भी निभा रही है? सामाजिक बदलाव की भी भूमिका निभा रही है, क्योंकि सिर्फ शांति या शराबबंदी या अवैध शराब पकड़वाना ये इनका उद्देश्य नहीं है। महिला कमांडो चहुमुखी दिशा में वो बढ़ रही है। अच्छा। जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में हम कहें तो बालिका शिक्षा को लेके काम कर रही हैं जी। जो गरीब बच्चियां हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, उनको फीस नहीं मिल पाता है, तो ऐसे बच्चियों को कॉपी, पेन, कंपास, कॉलेज की फीस ऐसे प्रदान जन सहयोग से लेके हमारी महिला कमांडो उनको उन्हीं के हाथों से बंटवाती। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक लगभग 10,000 बच्चों को मदद पहुंचा चुकी है। और ये काम सिर्फ बालोद जिले में ही नहीं, कवर्धा और दुर्ग जिले में भी चल रहा है जी। तो इस तरीके से महिला कमांडो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। किसी के यहाँ सुख दुख है वहाँ सहयोग करने जाती हैं, कोई बीमार है उनको सहयोग करती है, यहाँ तक कि शासन के साथ भी मिल के काम करती है, जैसे मतदाता जागरूकता में सहयोग करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाना, पानी बचाने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाना, ये सब काम हमारी महिला कमांडो आज कर रही है। तो इतने सारे काम कर रहे हैं और आपको पूरे देश भर में बहुत जगह सम्मानित किया गया है। जी। तो क्या इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारा प्रयास तो यही है कि पूरे भारत में महिला कमांडो बने। जी। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मॉडल को महाराष्ट्र में एक्सेप्ट किए हैं। जी। उन्नत भारत योजना के तहत जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ CSR के तहत कुछ गांव गोद में लिए जाते हैं। जी। तो नागपुर जिले के वलनी गांव में एक गांव को उन्होंने CSR में लिया और वहाँ पर एक समाज सेवी है नागपुर के, उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिला कमांडो वहाँ फूल बेचने गई थी नागपुर में, उनसे बातचीत किया तब उनको पता चला कि वो खुद स्वयं बताए कि मैं महिला कमांडो हूँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो बोले कि कौन बनाता है महिला कमांडो, कौन है? तो शायद फिर मेरा नाम बताए तो ढूंढ के फिर नंबर निकाले, तो उन्होंने उन्हीं के प्रयास से नागपुर JD कॉलेज के थ्रू, इंजीनियरिंग कॉलेज के थ्रू उन्नत भारत योजना के तहत एक प्रोजेक्ट बनाया जी। और 1 साल के प्रोजेक्ट में उन महिला कमांडो की ट्रेनिंग और उनका ड्रेस वगैरह और उनको 1 साल तक पेमेंट भी हुआ। 40 महिला कमांडो है, उनको हर महीने 15,000 मिलते रहा। अच्छा। 1 साल तक। तो हम लोग वहाँ ट्रेनिंग देने गए थे, मेरे साथ 10 महिला कमांडो गई थी ट्रेनिंग देने। आज 2 साल हो गए वहाँ पे और हम पूछे कि भाई आपको 1 साल तक पैसा मिल रहा है और बाद में आपको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या आप बंद कर दोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसको बंद नहीं करेंगे, चाहे पैसा मिले या नहीं मिले। हमको गांव को सुधारना है, अपने गांव को आदर्श बनाना है। और उस गांव में शराब भट्टी थी, उसको भी उन्होंने हटवाया और शराब के नशे में ही वहाँ 3 बेटियां विधवा हो गई और उनकी उम्र यही 25-26 साल की है। तो वो स्थिति थी उस गांव में। आज स्थिति यह है कि उस गांव में शराबबंदी होने को आ गया है और लोग शराब नहीं पी रहे हैं, नशा नहीं कर रहे हैं और गांव में एकता भाईचारा बढ़ रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़ रही हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आपके पास NGO भी है, तो वो किन क्षेत्रों में काम कर रही है? हम लोग सहयोगी जन कल्याण समिति 2006 में हम लोग ने बनाया था। तो जब साक्षरता अभियान 2006 में समाप्त हो गया तो हम लोगों ने अपने समिति के माध्यम से नाबार्ड के साथ अब जुड़ गए जी। क्योंकि हमारे पास लगभग 3,500 स्व सहायता समूह थे बालोद जिले में और दुर्ग जिला मिला के। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इन महिलाओं को अधर में नहीं छोड़ सकते,
तो इनको हम और आर्थिक गतिविधियों से हम उनको जोड़ना चाहिए। तो नाबार्ड के पार्टनर बन के फिर हम लोगों ने प्रोजेक्ट लिया और नाबार्ड के माध्यम से फिर उनको ट्रेनिंग देना और नए समूह बनाना, निष्क्रिय समूह को सक्रिय करना और आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देना और जागरूकता कार्यक्रम करना, ऐसे सब हम नाबार्ड के साथ मिलके करते रहे। जी। तो आपका सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा रहा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा संतोष मिला हो? सबसे सफल प्रोजेक्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरा दृढ़ संकल्प था कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने। तो सबसे सफल प्रोजेक्ट तो यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, है ना, और समाज में उनकी एक पहचान बन रही है, आर्थिक गतिविधियों से जोड़ रही है। तो महिला सशक्तिकरण ही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट है। जी। तो क्या आपको सरकारी सहायता पर्याप्त रूप से मिलता है या फिर अभी भी चुनौतियां हैं? बहुत चुनौतियां हैं। सरकारी सहायता तो बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि महिला कमांडो का जो प्रोजेक्ट है वो हमारी समिति के माध्यम से चलता है। अच्छा। क्योंकि इसके लिए कोई फंड नहीं है, ना महिला कमांडो के लिए कोई फंड है। हम लोग टोटल निस्वार्थ सेवा करते हैं। जी। हाँ, जैसे मीटिंग अरेंज करना है तो हमको अपने खर्चे से करना पड़ता है, और महिला कमांडो भी आती है तो अपने खर्चे से आती है मोटर गाड़ी करके। हम सिर्फ जन सहयोग लेते हैं, जैसे कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, तो उनसे निवेदन करते हैं कि सर इनको लाठी, टार्च, डंडा, सीटी वगैरह प्रदान कर दीजिए। तो जो अच्छे होते हैं कलेक्टर साहब, बहुत से कलेक्टर साहब ने हमको दिया, अभी भी दे रहे हैं, और एसपी साहब भी देते हैं टार्च वगैरह। तो इस तरीके से अधिकारियों से हम लोग सहयोग लेते हैं और प्रशिक्षण भी उन्हीं के माध्यम से करवाते हैं। तो इस तरीके से हमको सरकारी सहयोग मिलता है। और कमांडो को हमें बोलते हैं कि अपने घर को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सुधारने के लिए हमको किसी से वेतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने परिवार को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और स्थिति आज ये है कि जिनके जिनके घर में महिला कमांडो है, कम से कम उस घर में तो बदलाव आ गया है जी। उनके जो पति हैं वो नशा करना छोड़ दिए हैं, तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं समाज में, और बच्चे बराबर स्कूल पढ़ रहे हैं। मोबाइल गेम के लिए भी हम लोग जागरूकता करते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग हेलमेट जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटना इतनी बढ़ गई है कि लोग बिना हेलमेट के नशा करके गाड़ी चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा लगता है बालोद जिले में ही एक्सीडेंट होता है। जी जी। तो हम लोगों ने 7 गांव को अभी मॉडल बनाया है 100% हेलमेट वाला गांव। तो बोरी गांव से हम लोगों ने शुरुआत की। अच्छा। अप्रैल महीने से हम लोगों ने शुरुआत किया, तो 100% उस गांव में 192 गाड़ी था और 4 लोगों के पास हेलमेट नहीं था। तो महिला कमांडो घर घर जाके उनको प्रेरित किया कि भैया हेलमेट लगाओ, तभी घर ले निकलो, है ना, अपन जीवन ला आपन बचाना है। जी जी। तो कई लोग बोलते थे कि हमारा तुम लेक दे दो ना, हमारे तो पैसा नहीं है। तो कमांडो लोग बोलते थे कि भैया गाड़ी तुम्हारे, हेलमेट भी तुम्हारे रही, जीवन भी तुम्हारे, तुम्हें मतलब बचाना है भाई। तुम यदि सुरक्षित रहो तो कम से कम तुम्हारे परिवार ला तो सुख मिली। तो फिर समझते गए और 8-10 दिन में लोग खरीदते गए, तो 7 गांव अभी मॉडल हो गया। और ये हेलमेट की जो सड़क दुर्घटना की जो चर्चा हम आईजी से जब मिलने गए थे, अभी हमारे आईजी अभिषेक सांडिले जी हैं, तो उन्होंने ही प्रेरित किया कि हेलमेट लगाने के लोगों को जागरूक करो ताकि सड़क दुर्घटना रुके। हमारे एसपी साहब योगेश पटेल जी भी इसमें सहयोग किए। तो इस तरीके से हम दुर्ग, बालोद, कमरधा, बेमेतरा ऐसे जिलों में भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग हेलमेट लगा के निकले। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ आती है, समाज, सिस्टम या सोच में? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सोच को हमको बदलना होगा। जब तक हम सोच को नहीं बदलेंगे तो समाज नहीं बदलेगा। तो इसी सोच को बदलने के लिए हम लोगों ने महिला कमांडो तैयार किया ताकि लोग अपनी सोच को बदलें और समर्थन करें इसको। क्योंकि महिलाओं के साथ यदि अपराध हो रहा है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, क्योंकि उस बच्चे की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होती, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो
इस अपराध को रोकने के लिए नारी शक्ति को ही हम लोगों ने आगे लाया, जी ताकि नारी शक्ति आगे आके इस अपराध को रोकने में सहयोग करे। जी। ऐसा देखा गया है और कहा जाता है कि महिला कमांडो और आपका संगठन जी कांग्रेस सरकार के दौरान शराबबंदी को लेकर काफ़ी मुखर होती है, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद वही आवाज़ थोड़ी सी शांत हो जाती है। क्या ये बदलाव रणनीति का हिस्सा है या दबाव की स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जी हम तो किसी भी पार्टी में नहीं है, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। जी ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में, किसी भी पार्टी में नहीं है। लोग समझते हैं कि धारणा है लोगों की, बीजेपी आता है तो बोलते हैं कांग्रेसी है, कांग्रेस का आता है सरकार तो बोलते हैं बीजेपी है। तो हम तो, हमारा तो उद्देश्य है समाज के लिए काम करना, और समाज किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। ना हम कमांडो लोग को भी बोलते हैं कि आप इस पार्टी में काम करिए, उस पार्टी में, आप स्वतंत्र हैं, तो पार्टी का कोई दबाव नहीं रहता। अभी मैंने खुद एक वर्जन दिया है एनडीटीवी में शराबबंदी के लिए, जी अभी 2 दिन पहले, तो वो भी समाचार में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई दबाव है। तो क्या ये माने कि महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मुद्दे सरकार के अनुसार बदल जाते हैं, आपकी लड़ाई हर सरकार के खिलाफ होती है? हमारी लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी जी और वो भी गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पे चलती रहेगी, क्योंकि हमारी महिला कमांडो कहीं धरना नहीं करती, कहीं पे मारपीट नहीं करती, कहीं पे हड़ताल नहीं करती, शांतिपूर्वक। और ये लड़ाई जब तक मैं जीवित हूँ जी। और मेरी महिला कमांडो सक्रिय है, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कई लोगों का मानना है कि सामाजिक संगठन भी कहीं न कहीं राजनीतिक माहौल से प्रभावित हो जाते हैं। जी जी। तो आपका संगठन कितना स्वतंत्र है? मेरा तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, जी क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। जिसके जो सरकार आएगा मैं उसका सम्मान करती हूँ, तो कोई बंधन नहीं है हमारी संस्था में। आप और आपका जो कमांडो है आज हजारों की संख्या में है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की समस्या बनी हुई है ना? तो क्या महिला कमांडो अब उतनी सक्रिय नहीं है जितना पहले थी? नहीं नहीं, सक्रिय है। मैंने बताया था कि कोरोना काल के बाद थोड़ी सी शिथिलता आई है, तो हम लगातार उनसे मिलते हैं, कंटिन्यू उनसे उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको सक्रिय कर रहे हैं। बालोद जिले में कर रहे हैं, दुर्ग जिले के एसपी साहब अभी अग्रवाल सर हैं, वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी दुर्ग जिले में हम लोग जगह जगह ट्रेनिंग किए हैं, उतई में, अमलेश्वर में, अंडा में, ऐसे बहुत सारे थानों में जा जाके हम लोग महिला कमांडो को सक्रिय कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी महिला कमांडो सक्रिय होती जाएगी और उनका मुहिम और तेज होते जाएगा। कुछ राजनीति और चुनाव की भी बात हम करेंगे। जी जी। तो आपका नाम समय समय पर राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, क्या भविष्य में विधायक या सांसद चुनाव लड़ने की इच्छा है? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि महिला कमांडो को कुछ सहयोग मिल जाए, महिला कमांडो को पावरफुल बनाया जाए, उनको शासकीय दर्जा दिया जाए। यदि मेरे पास पावर होगा, पैसा होगा, तो शायद मैं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी तो मदद ही नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस ने किया, ना अभी बीजेपी ने भी किया है। तो कभी कभी लगता है कि मुझको भी सत्ता में आना चाहिए, पर अभी ये विचाराधीन है। यदि आपको चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है या मिले, तो क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़ना चाहेंगी या स्वतंत्र रूप से जनता के बीच जाना चाहेंगी? स्वतंत्र रूप से जाऊंगी। समाज सेवा और राजनीति में आप क्या अंतर मानती है? क्या बिना राजनीति में आए बड़े बदलाव संभव है? हो सकता है, क्योंकि सामाजिक बदलाव समाज से जुड़ा हुआ है। राजनीति का मतलब यह है कि थोड़ा सा पावरफुल हो जाना, क्योंकि उनके पास वो शक्ति होती है करने के लिए। लेकिन समाज सेवा जो कर रहे हैं उनके पास पावर नहीं होता, पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। तो उसी तरह मैं भी समाज को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे राजनीतिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप किस नजरिए से देखती हैं?
कानून तो अपना काम कर रही है, लेकिन कानून को जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी है। आम पब्लिक को भी समझना है कि हमको कानून को के दायरे में कैसे रहना है। कानून तो सबके हित के लिए बना हुआ है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे दुरुपयोग भी होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सही व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी राय है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर अपराध और नशे से जुड़ी घटनाओं को लेकर आप क्या चिंता है, क्या सोचती हैं? अभी माहौल ऐसा है कि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे वो नशे की बात हो, गीला नशा हो, चाहे सूखा नशा हो। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं और साइबर ठगी हो रही है लगातार। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके लिए हम लोग लगातार पुलिस के साथ मिलके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जागरूकता ही सबसे बड़ी जानकारी है। लोगों में यदि जागरूकता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक वो इससे सब दूर होते जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी भी और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? हाँ है, अभी भी। मैं नहीं मानती कि अभी 100% हमको सफलता मिल रही है जी। मैं तो कहती हूँ कि 25-30% ही सफलता मिली हमको, तो और आगे बहुत काम करना है। तो इसके लिए यदि समाज के लोग एकजुट हो जाएं, परिवार के लोग एकजुट हो जाएं, तो ये संभव है कि हम समाज में बदलाव ला सकते हैं और अपराधों से लोगों को अपराध मुक्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान की प्रदेश सरकार जो है नई नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं, लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो इस विषय पर आपका क्या सोचना है, क्या सोचती हैं? मैं तो इसको बहुत गलत सोचती हूँ, क्योंकि शराबबंदी जब तक नहीं होगा, शराब की जो पहुँच है लोगों से दूर होना चाहिए। मैं आबकारी विभाग के बैठक में भी हम लोग गए थे, मैं सदस्य थी वहाँ राज्य स्तर पे, तो वहाँ जाती हूँ मीटिंग में, तो हम लोगों ने यही विचार रखा कि लोगों से शराब की पहुँच दूर की जाए। भाई आप छोटे छोटे पंचायतों में, गांव में शराब दुकान खोल रहे हैं, ऐसी जगहों पे खोल रहे हैं जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं बीच सड़क पे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार से तो मैं यही कहूँगी कि शराब की भट्टियाँ कम होनी चाहिए, लोगों के पहुँच से दूर होनी चाहिए, और खोलना भी नहीं चाहिए नई शराब दुकान। और अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो राजस्व बढ़ाने और उसको बढ़ाते जा रहे हैं उसकी कीमत को। तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय था महिला कमांडो शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान में काफी सक्रिय दिखाई देती थी। जी। आज उनकी सक्रियता पहले जैसे क्यों नहीं है? अभी भी है, पर वही है, संसाधन हमारे पास भी कम है और हम लोग भी सभी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। अपने स्तर पे वो कर रहे हैं, तो कभी समाचार पत्रों में कुछ आ जाता है, कभी नहीं आ पाता, लेकिन वो अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। तो अभी वर्तमान स्थितियाँ क्या है, क्या गतिविधि है महिला कमांडो की? वर्तमान स्थिति हमारी महिला कमांडो की ये है कि महिला कमांडो तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम कर ही रही है जी। शासन की योजनाओं को भी पहुंचा रही है लोगों तक जी। हम उनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जन भागीदारी से अभी गांव-गांव में सिलाई सेंटर का संचालन कर रहे हैं। अभी बालोद जिले के 4 गांव में हम लोगों ने सिलाई प्रशिक्षण करवाया। हर सेंटर में 50-50 महिलाएं, तो 1.5 महीने तक सिलाई सीख के लेडीज टेलर का सपना पूरा कर रही। अच्छा। तो इस तरीके से हम उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और नाबार्ड के द्वारा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको और अन्य गतिविधियों की प्रशिक्षण मिल जाए, चाहे वो मशरूम की हो, चाहे सैनिटाइजर उसकी हो, सैनिटरी पैड की हो, तो ऐसे छोटे छोटे रोजगार उनको मिल जाए। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश भर में हजारों महिला कमांडोज हैं, जुड़ी हुई हैं जी। तो आज उनकी प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? उनकी प्रमुख जिम्मेदारी यही है कि हमको समाज और परिवार को आदर्श बनाना है और समाज में सुधार लाना है, और उसके साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है। तो इसके लिए वो अभी भी संघर्ष कर रही हैं और हम उनको सहयोग कर रहे हैं। तो महिला कमांडो जो है प्रशासन या सरकार से क्या अपेक्षा चाहती है? महिला कमांडो शासन प्रशासन से यही चाहती है कि उनको समय समय पे शासन प्रशासन का सहयोग मिले। जैसे वो खुद खर्च करके वाहन किराया दे के आती हैं, तो कम से कम वो उनको मिल जाए, ये चाहती है। वो कोई पेमेंट नहीं चाहती, लेकिन कुछ उनको एक
सहायता मिल जाए, सहयोग मिल जाए। जैसे लाठी टार्च वगैरह तो हम दिलवा रहे हैं, लेकिन ड्रेस वो खुद खरीदती है, जी तो ये सब उनको मिल जाए जी। शासन प्रशासन से। तो ये हम चाहते हैं कि महिला कमांडो को शासन प्रशासन से सहयोग मिले, एक भवन हो महिला कमांडो की बैठने के लिए, क्योंकि हम यदि बालोद में मीटिंग करते हैं तो हमको किराया देना पड़ता है। अब तो गुंडरदेही में भी किराया देना पड़ रहा है जी। नगर पंचायत में। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कुछ सहयोग यदि हमको मिलता है जी। तो महिला कमांडो और सक्रिय रूप से आगे आएंगी। महिला कमांडो के पास कानूनी रूप से क्या अधिकार है और उनकी सीमाएं क्या है? महिला कमांडो के पास कानूनी अधिकार कुछ नहीं है। हम तो उनको कानून को बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है बोलते हैं। जी जो भी यदि कुछ घटनाएं होती है गांव में, तो अपने गांव स्तर पे आप उसको सुधार सकते हैं। जी गांव के लोगों के साथ बैठ के उस समस्या को सुधार लें। बार बार हमको थाना कचहरी नहीं जाना है, क्योंकि हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं। जी हमारे यदि हम बार बार उनको जेल भेजेंगे तो हमारे दुश्मन और पैदा हो जाएंगे। जी तो हमको गांव में रहना है, गांव से मिलके चलना है। तो उनको प्रेम से समझाएं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम गांव में नहीं सुलझा सकते। जैसे कि मान लो किसी महिला के साथ अनाचार हो गया, किसी बेटी के साथ, तो ऐसे केस को हमको गांव में नहीं सुलझाना है, उसको हम सीधे पुलिस में रिपोर्ट करना है। कहीं पे अवैध शराब पकड़ लिए तो वो सीधे पुलिस में आप रिपोर्ट करिए, आपको अकेले कहीं नहीं जाना है। तो महिला कमांडो को कोई कानूनी अधिकार तो नहीं मिला है, लेकिन इतना अधिकार है कि वो समाज को सुधारने के लिए दमदारी से गांव में गश्त करती हैं और अपने दम पे ही गांव के लोगों को समझाइश देती हैं। जी। तो क्या महिला कमांडो पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय से काम करती है? यदि हाँ तो किस तरह से? बिल्कुल समन्वय है उनके साथ, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, पुलिस विभाग हो। समन्वय के साथ ही हमारी महिला कमांडो काम करती हैं, क्योंकि पुलिस का सहयोग यदि कमांडो को नहीं मिलेगा तो शायद वो अपने आप को कमज़ोर समझेगी। अभी तो पुलिस विभाग ने पुलिस बीट तैयार किया है गांव-गांव में, और वो पुलिस बीट महिला कमांडो के साथ गश्त भी कर रही है, ताकि महिला कमांडो को कोई असहयोग महसूस ना हो किसी प्रकार का उनके ऊपर। क्योंकि कई बार ऐसा भी है कि महिला कमांडो के ऊपर मारपीट या कुछ ऐसा भी दुर्घटना हुई है, तो उससे बचाने के लिए भी पुलिस भी उनके साथ गश्त करती है साथ में। महिला कमांडो को समूह को जो उनका आपका जो समूह है, जी जी, उनको स्वरोजगार के लिए या आजीविका के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बैंक से उनको ऋण मिलता है। हमारे जितने समूह बने हुए थे नाबार्ड के द्वारा, उसको हम लोगों ने बिहान समूह में मर्ज करवा दिया है। अच्छा। अब उसको NRLM मतलब जिला प्रशासन है, जनपद पंचायत है, ये संभाल रही है। तो हमारे सारे समूह इसमें चले गए हैं बिहान में, लेकिन वो महिला कमांडो से भी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है वो हमारी महिला कमांडो। तो गोबर का महिलाएं होंगी जिनको आपके माध्यम से, आपके प्रयास से रोजगार या स्वरोजगार मिला हो? बहुत सारे समूह हैं जिले में जो कैटरिंग का काम कर रही हैं, और कलेक्टर ऑफिस में कैंटीन है उनका, जनपद में है, और गोबर का दिया बना रही हैं, फूल की खेती कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे व्यवसाय से हमारी महिला कमांडो जुड़ी है। मध्याह्न भोजन चला रही हैं, राशन दुकान चला रही हैं, तो उनको बैंक से लोन आराम से मिल जाता है, और ये अब बिहान के थ्रू चल रहा है। अभी वर्तमान की घटना, राजनांदगांव की पद्मश्री से सम्मानित समाज सेवी फूलवासन यादव जी से जुड़े विवाद और कथित अपहरण प्रकरण ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा है अपनी ओर। आप उस घटना को किस रूप में देखती हैं? ये तो बहुत बुरी घटना थी। जब हम लोगों ने सुना, समाचार में देखा, तो जो समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं बहनें, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक के तो कोई बात ही नहीं है। आम पब्लिक की सुरक्षा का कोई यही नहीं है। तो ऐसे जानी मानी हस्तियों के साथ होता है तो ये बहुत गलत है, और उनको शासन प्रशासन का सहयोग भी मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, ताकि इन हस्तियों के साथ कोई ऐसा दुर्घटना आगे ना हो। जी। तो क्या इस तरह की घटनाएं सामाजिक संगठनों की विश्वसनीयता पर असर डालती है?
हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं ना तो ऐसी बातें आ जाती है जी संगठन के ऊपर भी। पर मेरा मानना है कि ये सब गलत बात है, जी क्योंकि एक महिला यदि आगे आके कहीं पे काम कर रही है, किसी संगठन की वो प्रमुख है, तो उसकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी जी। है। सामाजिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सामाजिक संस्थाओं में तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है, जी क्योंकि यदि सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं कहीं भी, जी तो पारदर्शिता होना जरूरी। लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये संस्था क्या क्या काम कर रही है। तो इस तरीके से उनको पारदर्शिता बनाते हुए, लोगों से के साथ समन्वय बनाते हुए काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप न लग सके। जी तो स्वच्छ छवि वाले ही समाज सेवा का काम कर सकते हैं। जी। तो संस्था वालों को ये सावधानी रखनी होगी कि वो बिल्कुल पारदर्शिता बना के रखें। पद्मश्री मिलने के बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ी है? पद्मश्री मिलने के बाद तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि सम्मान तो मिलता है लेकिन उसको बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी बहुत से लोग बोलते हैं कि सम्मान मिलने के बाद लोग घर में बैठ जाते हैं। जी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुझे जो सम्मान मिला है उसको बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। जी जी और इसके लिए मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करती रहूंगी कि मेरा सम्मान बना रहे। जी जी। आपके जीवन का वह कौन सा सपना है जिसे आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं? मेरे जीवन का सपना तो मैं आपको बताई कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात, जी और महिला सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, हमारी बेटियां आगे बढ़ें, पढ़ें, अपना करियर बनाएं, जी और समाज में शांति आए, जी। एक स्वच्छ समाज की स्थापना हो, यही मेरा सपना है। बालोद और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? बालोद और छत्तीसगढ़ की बेटियों को मैं यही कहूँगी कि जीवन हमको पहले इतनी मुश्किल से मिलता है, और वो भी एक महिला का रूप, क्योंकि एक महिला ही, उसके पास इतनी शक्ति होती है कि सबसे बड़ा उसको वो मिलता है सम्मान, कि वो माँ बनती है। जी तो महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने, जी और बेटियां भी अपनी शक्ति को पहचाने, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, और इसी दिशा पे वो काम करें और किसी भी भटकाव में ना आए। यही मेरा उनके लिए संदेश है। तभी हम अपने आप को साबित कर पाएंगे और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ पाएंगे। यदि आज आपको मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों सुन रहे हों जी, तो महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कौन सी 3 मांगे आप उनके सामने रखेंगे? यदि मेरे दिग्गज मुझको सुन रहे हैं जी तो मेरी तो मांगे यही रहेंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छा कड़ा से कड़ा कानून बनाएं जी और उसको लागू करवाएं। दूसरा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको और सुविधाएं दी जाएं। जी हालांकि शासन प्रशासन से, बैंकों से लोन मिलता है उनको, लेकिन उस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, क्योंकि हमारी महिलाओं को बार बार बैंकों के चक्कर काटने ना पड़े। तो ये शासन प्रशासन उस प्रक्रिया को सरल बनाए। और तीसरा है, और लास्ट में यही कहूँगी कि महिलाओं को समाज में किसी भी प्रकार की उपयोग की वस्तु ना समझा जाए। जी उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो औरों को मिलता है। जी। तो समाज में वो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। अंतिम 2 प्रश्न और करेंगे, फिर बातचीत को यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो महिलाएं डर में या दबाव में हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह देती हूँ कि हम यदि सही हैं तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी यदि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सही है तो हम क्यों किसी से डरें। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है और ना दबाव में रहने की जरूरत है। अपनी बात आप स्पष्ट कहिए, क्योंकि आपको अधिकार है। आप अपने परिवार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जी। तो
बिल्कुल दबाव में नहीं आना है और किसी के डर पे जीवन नहीं जीना है। एक शब्द में महिला शक्ति को आप क्या कहेंगी? आपके लिए क्या है महिला शक्ति? महिला शक्ति को मैं एक शब्द में यही कहूंगी कि वो सृजन करता है। जी। जी। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मेरे जीवन का मूल मंत्र तो यही है, समाज के लिए जीना है मुझे जी। और समाज के लिए ही मरना है। जी। यही मेरा मूल मंत्र है। दोस्तों, आपको हमारी यह बातचीत कैसे लगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो दोस्तों, ये थी पद्मश्री शमशाद बेगम के साथ लोकअसर की बातचीत। एक महिला का संघर्ष कैसे हजारों महिलाओं की ताकत बन गया। ये कहानी सिर्फ शमशाद बेगम की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो समाज के भीतर से पैदा होता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या महिला कमांडो फिर से उसी ताकत के साथ मैदान में दिखाई देंगी? क्या नशा मुक्त समाज का सपना पूरा होगा? और क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारों से आगे बढ़ पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोकअसर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। नमस्कार।